नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 18 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली। आप इंजॉय करें अपने लाइफ को। आज टुडे एक दिन है, आप दे सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी जो इंजॉय होती है ना, छोटा छोटा जो दिन होता है उसको आपको खुशी मनाना चाहिए। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, कोई 10 दिन की नहीं है यूपीएससी की जर्नी, या कोई 2 महीने की नहीं है। एक दिन है, 2-3 घंटे आप थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो। ओके, फिर कम बैक अपना टॉपिक पे आ जाइए और स्टडी अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि देखिए, हुरैती जो नेता से संबंधित जो मामला है ना, वो भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के ऊपर एक आपत्ति जताई है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इस न्यूज़ में ना इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में जानना जरूरी है कि इस्लामिक सहयोग संगठन है क्या। ठीक है, देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन है जो ये कुल 57 देशों के साथ मिलके बनाता। ये यूएन के बाद दूसरा ऐसा बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है अंतर सरकारीय संगठन। ठीक है, अंतर सरकारीय संगठन दूसरी है, सबसे पहले यूएन है। तो यूएन में कितने सदस्य हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूएन में कितने सदस्य हैं। राइट, तो ये 57 है। ये जो है वो मुस्लिम जगत के जो समुदाय है, ठीक है, सामूहिक रूप से उनका क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं मुस्लिम को। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ाने का काम करता है और मुस्लिम समुदाय के हित में रक्षा और सहयोग के लिए क्या करता है, ये संरक्षण के लिए प्रयास करता है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 1969 में हुआ था मोरक्को में। उसके बाद ये देख सकते हैं इसका जो सऊदी अरब के अंदर जो शहर है जिहाद, वहाँ पे इसका क्या है, इसका कैपिटल है। तो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, जो लाल कंट्री है, ये सभी कंट्री क्या है, इसका मैप में इसके सदस्य है। तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या भारत है क्या? नहीं, भारत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, तो पड़ोसी बांग्लादेश है हमारा। पाकिस्तान इसका कंट्री का है। अफगानिस्तान सदस्य है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। ये जितने देश आपको दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, ये सब क्या है, इनके सदस्य देश है। राइट, ये आर्टिकल हमने देख लिया, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। आज इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो हम समान नागरिकता संहिता से संबंधित डिस्कस करेंगे, जो आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए एक टॉपिक हम आज क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर है कि भारत ने श्रीलंका को दी $1 अरब की सहयोग दिया है। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ही श्रीलंका जो है ना, वो कहाँ पे चला जाता है, चीन के सहयोग में चला गया था। ठीक है, चीन के साथ में। तो भारत की प्रयास क्या है, नेवर फर्स्ट की, मतलब कि पड़ोसी पहले की नीति है हमारे पास। तो हम चाहते थे कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ रहे। तो इसी क्रम में हमने क्या किया है कि ये क्या थे, चीन के कर्ज में डूब गए थे और इन्होंने भारत से सहयोग मांगा, भारत ने इनको सहयोग दिया। तो ये है, इससे क्या होगा कि हम दोनों का रिश्ता सही अच्छा होगा। अच्छा होने के साथ साथ पड़ोसी फर्स्ट की नीति को आगे हम करते रहेंगे, इससे आगे चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के भी अंदर नहीं है। ये पेज के अंदर है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदापुरम में क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, अब देखते हैं आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। राइट, चलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में है। ये एमपी का, ये इंडिया है, यहाँ पे एमपी है। ये एमपी का मैप है। एमपी के मैप में देख सकते हैं ये सतपुड़ा है। ठीक है, ये सतपुड़ा। ओके, तो ये जो है टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में आया, ये न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ पे जो बाघों की संख्या है ना, उसमें क्या आ रही है, मृत्यु देखी जा रही है। यहाँ से तापमान जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे कि समस्या आ रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी जो है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में भी देखेंगे, पहले मैं इसके बारे में देख लेता हूँ। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, 3 संरक्षित क्षेत्र है इसमें। ठीक है, इस कौन कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यान और चममंडी अभ्यान, ये यहाँ पे स्थित है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये टाइगर रिजर्व जो है वो धूपगढ़ चोटी में विस्तृत है। धूपगढ़ चोटी, ये याद रखेंगे। ओके, उसके बाद जैव विविधता के लिए ये बाघों की जो अन्य विलुप्त प्राणी है उनके एक आवास के रूप में है बाघ का। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो है ब्लैक बक है, तेंदुआ है, ढोले है, भारतीय गौड़ है। ठीक है, मालवा के विशालकाय वाला गिलहरी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाला फ्लोरा एंड फौना है। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है, तो मैप में पहले देखिए आप नर्मदा नदी को। देखिए नर्मदा नदी ये बहती है यहाँ पे।
तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये उत्तर में विंध्य श्रेणी से लेके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी तक क्या करती है, ये जो मध्य भ्रांश घाटी है इससे होके गुजरती है। इसका जो उद्भव होता है ये अमरकंटक के निकट मैकल श्रेणी के पास होता है, ठीक है। अमरकंटक आप याद रखेंगे कि कहाँ से इसका उद्भव होता है, तो अमरकंटक से उद्भव होता है। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात। ये याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये मैप देखिए, ये मध्य प्रदेश से होके ये कहाँ से जाती है, महाराष्ट्र से फिर होते हुए गुजरात को जाती है, ठीक है। उसके ऊपर धुआंधार क्या होता है कि प्रांत बनाई जा रही है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सहयोगी नदी है हिरन है, ओरसंग है, बरना है और कोलार है, ठीक है। ये सब क्या है, इनके सहयोगी नदी है, राइट। और यहाँ पे इंदिरा सागर और सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। जो सबसे बड़ी क्या थी, आप सरदार सरोवर बांध के पास क्या बनाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। इसी नदी के किनारे बहुत ही विशाल एक स्टैचू बनाया गया है। उस स्टैचू का आप नाम हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो नर्मदा नदी है इसमें विभिन्न बांध की परियोजना चालू हो गई थी। बांध की परियोजना के कारण क्या था, वहाँ के स्थानीय जो जनजाति है, किसान है, पर्यावरणवादी है, मानव अधिकार कार्यकर्ता है, इन्होंने ये सार्वजनिक आंदोलन चलाया था जो कि गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है उसके खिलाफ एक मुद्द केंद्र में रखा था कि इसके खिलाफ ही गया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि समय की मांग है कि सबके लिए समान नागरिकता संहिता हो, ठीक है। अब हम कंटेस्ट देखते हैं। कंटेस्ट क्या है, कंटेस्ट ये है कि आपने हिजाब इशू सुना होगा कि एक कपड़ा होता है जो पहन के जाना कॉलेज या स्कूल में मना था, ठीक है। इसीलिए कंट्रोवर्सी आई थी, मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि ये जो हिजाब है ये आपका एक्सेप्शनल मतलब कि फॉलो करने वाला चीज़ें नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको क्या किया गया, सरकार के द्वारा मतलब कि कोर्ट के द्वारा बताया गया कि ये पहन के आप नहीं जा सकते क्योंकि ये कॉलेज के यूनिफॉर्म या स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए राइटर ने ये मांग कर रहे हैं कि अब क्या है, आपको समान नागरिक संहिता देने की बात की जा रही है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता, इसको जीएस पेपर 2 से पॉलिटी से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी से इसको लिंक कर सकते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख बिंदु ये है कि नागरिक समान संहिता जो है वो क्या बताता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भारत के हर एक नागरिक के लिए, हर एक धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, ये कानून क्या हो, एक रूप हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमारे यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे। इसके लिए संविधान में जो प्रावधान है वो देखेंगे। ये प्रावधान कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। इससे संबंधित 37वीं आर्टिकल ये बताता है कि ये चीज़ें न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक के संबंध में। अब देखते हैं कि भारत में नागरिक संहिता की स्थिति क्या है। वर्तमान में इसको लेके बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। वो भारतीय अनुसंधान अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है, माल बिक्री अधिनियम, ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन हालांकि कई जो राज्य है वो संशोधन किया है, मतलब परंतु धर्मनिरपेक्ष की जो कानून है उसके लिए विविधता है, ओके। उसके बाद देखेंगे कि नागरिक समान संहिता जो है ना, मोटर व्हीकल अधिनियम, आपने देखा होगा मोटर व्हीकल अधिनियम, इनसे भी सभी राज्य ने सहयोग करने से मना कर दिया, मतलब सभी राज्य लागू करने से मना कर दिया था। अब हम नागरिक समान संहिता की कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये अवधारणा आया कहाँ से। ये जो अवधारणा की विकास होती है वो औपनिवेशिक समय में ही स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटेन की सरकार ने जब 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि अपराध, सबूत और कुछ फंदों के लिए कि विभिन्न जो विषय है उस पर भारतीयों के कानून की संहिताबद्ध क्या होना चाहिए, एक रूपता लाने की आवश्यकता पे बल दिया था, जिसमें क्या है कि हिंदू और मुसलमान के वर्गों की कानून को क्या किया जाए, एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। तो ये सारे चीज़ें वहीं से चीज़ें निकल के आ रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। वो चाहते थे कि 1857 की जो विद्रोह थी उसके बाद जो सरकार किस पे जोर दे दी, सरकार इस पे जोर दे कि दोनों के जो बीच में एकता है उसको एकता ख़त्म करो, तब आप ये कर पाओगे। कहीं हद तक उन्होंने सफलता भी प्राप्त की इस मामले में, ठीक है। इसको लेके 1941 में
1941 में हिंदू कानून संहिता बद्ध के लिए एक V.N. रॉय समिति का भी गठन किया गया। याद रखेंगे, आपको यदि पूछ दिया जाए कि V.N. रॉय समिति किससे संबंधित है तो नागरिक समान संहिता से संबंधित है। ठीक है, इन सिफारिश के लिए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को क्या किया गया, एक उत्तराधिकारी बनाई गई, जिसके लेके 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया। लेकिन इसमें क्या किया गया, मुस्लिम, ईसाई, पारसी को अलग व्यक्तिगत कानून को दिया गया। व्यक्तिगत मतलब अलग कानून दिया गया। तो इसमें आपने समझ गए होंगे कि इनके लिए, इन हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के लिए अलग कानून, और इनके लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, इनके मामले में अलग कानून था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सरकार ने नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने के लिए अक्सर कदम उठाते रहे, अक्सर ये चीज़ें आती रही है। देखिए, शाहबान मामला आप देख सकते हो, शाहबान मामला ये 1985 में गया था, इसमें भी सर्वनिमित किया गया था। उसके बाद सरला वाद विवाद जो है उसमें बहु विवाद के लिए चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा, ट्रिपल तलाक देख सकते हो, बहु विवाद देख सकते हो, कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा बार बताया कि ये क्या करे कि सरकार को एक कानून के बीच में कानून बनाना चाहिए, सहमति लेने की आने की ज़रूरत है। राइट, आपने ट्रिपल तलाक भी देखा होगा, तो उस समय भी ये कंट्रोवर्सी सामने आ गई थी कि एक नागरिक संहिता होना चाहिए इससे संबंधित। अब है कि व्यक्तिगत कानून पर नागरिक संहिता का निर्धारण। अब देखिए, समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण। एक चीज़ें ये होता है कि समाज के क्या होगा, एक रूपता आएगी, तो समाज के जो अति संवेदनशील वर्ग है उनको संरक्षण मिलेगा। उसके बाद है कानूनों की सरलता होगी। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कानून कॉम्प्लेक्स है, अरे इसके लिए अलग रूल, इसके लिए अलग रूल, ये कानून फॉलो करेगा, ये कानून फॉलो, तो विभिन्न मुद्दे आने से क्या होता है, जटिलता आती है कानून में। तो जटिलता को हमें सरल बनाना है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष की सिद्धांत पे बल मिलेगा। इस तरह का अलग अलग चीज़ें रहेगा तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अपने अपने धर्म को मानने की जो चीज़ होती है, ठीक है, तो इसके लिए कि क्या होगा, एक हमारे यहाँ पे सिद्धांत पे बल मिलेगा। उसके बाद है लैंगिक न्याय मिलेगी। लैंगिक न्याय में आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो लैंगिक आधार पे जो पक्षपात किया जाता है, उस समस्या से इस पर निपटारा मिल सकता है। आप शादी विवाह में देख सकते हो, तलाक हो जाती है नॉर्मल चीज़ें होने से, इन सारी चीज़ों से उनको अधिकार मिलेगा। अब बात की जाती है चुनौती। इसमें चुनौती क्या क्या आ सकता है, इसमें चुनौती आ सकता है केंद्र सरकार को पारिवारिक कानूनों के मौजूदा जो है ना, उसके मौजूद आबाद है। ठीक है, उसके बाद है सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति आपने जाना है कि हिंदू मुस्लिम वाला, जिसमें भी दिक्कत आ सकती है, चुनौती, क्योंकि बहुत सारे जो राजनीति पार्टी है वो किसी न किसी धर्म के पक्ष में रहते हैं, तो उनको लगता है कि दूसरे धर्म के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है संवैधानिक बाधा। संवैधानिक बाधा ये होगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 25 है, सभी धर्म को अपनी अपनी सुरक्षा और मान्यता देने की बात है, तो इसके लिए फंडा यदि चेंज किया जा सकता है तो इस पर चुनौती आ सकती है। और आर्टिकल 14 में जो निहित समता है, ठीक है, समता की अवधारणा के विरुद्ध होगा। अब देखिए, समझिए आप, समानता और समता में क्या अंतर है। ठीक है, समता और समानता, ये देखिए दो कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। दो कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि समता किसे कहते हैं और समानता किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सा थॉट है, समता वो होता है जिसमें सभी को इक्वल होगा, राइट, सभी को राइट क्या होगा, बराबर की राइट होगी। सपोज मानिए कि कोई काम होता है, ठीक है, उसमें ABCD है, ठीक है, ये सभी अलग अलग है। अब इनके लिए समानता मतलब एक तरह का ही आप कानून बनाओ, एक तरह का ही चीज़ दीजिए, ठीक है, एक तरह का ही टेबल दीजिए, राइट। अब मान लीजिए कि समता क्या होता है, समता मतलब ये होता है कि जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा एज दीजिए। जैसे A कमज़ोर है तो A को क्या करेंगे, हम +1 नंबर देंगे, ठीक है। ये जो अवधारणा है, यदि समान नागरिकता संहिता आएगा तो ये अवधारणा खत्म हो जाएगी। समता मतलब क्या होता है, सभी को सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन समानता में क्या, समता में वो चीज़ है, समानता में क्या होगी कि जिसको ज़रूरत है उसको सरकार अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एज दे सकती है, क्योंकि उसको एक ही लाइन में खड़ा किया जाए हमें, ठीक है। तो इससे आप समझेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार आप फंस सकते हैं इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह ये चीज़ें बताई जाती है कि समाज के एक सरकार को, एक समाज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को, और जो धार्मिक रूढ़िवादिता है उसको ख़त्म करके हमें लोकहित के लिए ही काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है जो विवाह, गोद, उत्तराधिकार, ये सब जो नियम है उसको दूर करके हमें समान नागरिकता संहिता लेने की आने की ज़रूरत है। और पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जो पहलू है उसमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ख़त्म करके जनता के मौलिक अधिकारों को क्या करना चाहिए, परीक्षण करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, ये पेज के अंदर है कि यूक्रेन में जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगी ब्रिटेन, किसको? यूक्रेन को। तो ये सारी चीज़ें यूक्रेन वाला इशू आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि यूक्रेन अब ब्रिटेन किसको सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आया है। एक चीज़ बताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये कूटनीतिक तौर पे ही बातचीत से ही इसके मामला को हल किया जा सकता, आप किसी मिसाइल के थ्रू और इसके थ्रू आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही आर्टिकल था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू रहेगा। आप यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि न्यूज़पेपर नहीं कवर कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप शेयर करेंगे तो हमारे भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारे लिए आप तो कुछ कर सकते हैं ना गुरु दक्षिणा में, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगेन हैप्पी होली, आप खुश रहें और होली मनाते रहें। थैंक यू सो मच।